हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 3 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का पार्ट नंबर 2। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है तो मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड करा है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसका जो भी प्लेलिस्ट है मैंने बनाया हुआ है प्लेलिस्ट इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है, अलग से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर ना भी मिले तो आप जा करके चेक कर सकते हो। आपको चैनल पे प्लेलिस्ट सारा मिल जाएगा, वहाँ पे आपको इंडियन इकोनॉमिक की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट आप वहाँ से पढ़ सकते हो। एंड नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम का लिंक देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स ही मिलेंगे आपको, टाइपिंग वाले नोट्स नहीं मिलेंगे। पीडीएफ फॉर्मेट में भी अभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि पीडीएफ मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि सारे चैप्टर्स अभी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, जब चैप्टर पूरे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो सारे जो भी हमारे सारे चैप्टर्स हैं एक ही पीडीएफ में वो अपलोड कर दूंगी मैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें पढ़ना है टॉपिक लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो देखते हैं कि किस तरह से, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभी इंडिपेंडेंट के बाद वाला टाइमिंग जो था उसमें पढ़ रहे कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो ये तो बेसिकली ये जो चैप्टर है हमारा वो 1990 के बाद वाला है, 1991 से। ठीक है, तो क्या है लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस टू पुट एन एंड टू दिस रिस्ट्रिक्शंस एंड ओपन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, अब देखो लिबरलाइजेशन का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ। लिबरलाइज मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे स्वतंत्रता की बात हो रही है, मतलब फ्रीडम की बात हो रही है। ठीक है, तो इस फ्रीडम का इंट्रोडक्शन हुआ ही क्यों, ये लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ ही क्यों? ठीक है, तो इसलिए हुआ क्योंकि जो भी रेस्ट्रिक्शंस हमारी इकोनॉमी में लगे हुए थे, जो भी हमारी इकोनॉमी में रेस्ट्रिक्शंस थे, पाबंदियाँ थी, उन सबको हटाने के लिए, उन सबको ख़त्म करने के लिए, और हमारी इकोनॉमी के जो वेरियस सेक्टर्स हैं उनको ओपन अप करने के लिए। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में, और इसके भी जो हमारे पीछे वाले थे जो भी चीज़ें थी उसमें हमने पढ़ा हुआ था कि जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने क्या करा था, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी, बेसिकली हमारी जो भी इंडस्ट्रीज़ थी लगभग सबको पब्लिक कर रखा था। ठीक है, सबको वो कंट्रोल करती थी, मतलब उसमें शामिल होते थे, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी वो मिक्स्ड इकोनॉमी थी, मतलब पब्लिक सेक्टर भी होता था और प्राइवेट सेक्टर भी होता था। तो इसको कंट्रोल कौन करती थी? पब्लिक वाले को गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, और प्राइवेट सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज थे वो बहुत कम थे और उन पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थी, मतलब कि उनको कितने गुड्स प्रोड्यूस करने हैं वो भी गवर्नमेंट बताएगी, और यहाँ तक कि लाइसेंस भी लेना होता था। ठीक है, और मतलब लाइसेंस लेते लेते उनके दिन निकल जाते थे कि कितने गुड्स प्रोड्यूस करना है उसके लिए भी उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज़ लगानी है उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, और अगर कोई नया टूल ऐड करना है तो उसके लिए भी उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन थे। तो अब लिबरलाइजेशन की बात हो रही है, जब जब हमारी गवर्नमेंट को चाहिए था लोन, तो आपको याद होगा कि क्या कहा था, हमारा जो भी वर्ल्ड जहाँ से लोन लिया जाता है, ठीक है, कहाँ से? वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, है ना। तो वहाँ से जब लोन लेना हुआ तो गवर्नमेंट को हमारी क्या बोला गया कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करो, इसे वर्ल्ड मार्केट में आने दो। ठीक है, नहीं तो बार बार कोई भी लोन नहीं देगा। तो लिबरलाइजेशन इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ कि हमारी इकोनॉमी जो है ओपन अप हो जाए और यहाँ पे जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, फ्यू लिबरलाइजेशन मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1980s। कुछ तो लिबरलाइजेशन मेजर्स इंट्रोड्यूस हो गए कब? 1980 में ही, इन द एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, फिजिकल पॉलिसी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। रिफॉर्म पॉलिसीज इनिशिएटेड इन 1991 वेयर मोर कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, तो कुछ तो ऐसे मतलब हमारे लिबरलाइजेशन के मेजर्स थे, कुछ ऐसे पॉलिसीज थी जो इंट्रोड्यूस हो गई थी 1980 में ही, लेकिन जो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, जो बहुत ज़्यादा मतलब थी वो वाली, वो कब इंट्रोड्यूस हुई? 1991 में। ठीक है, जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया वो कब स्टार्ट हुई? 1991 में। ठीक है, लेट अस स्टडी सम इम्पॉर्टेंट एरियाज विच रिसीव्ड ग्रेटर अटेंशन इन एंड आफ्टर 1991। अब हम पढ़ेंगे उन एरियाज़ के बारे में जिसने 1991 में और 1991 के बाद जिसे ग्रेटर अटेंशन मिला। ठीक है, जिन एरियाज़ को ग्रेटर अटेंशन मिला, जिस पे लोगों ने ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, तो वो कौन से एरियाज़ हैं हमारे? तो पहला है डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सारे थे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। यहाँ पे देखो लिखा हुआ, मैंने लिखा हुआ है कि कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा फॉलो करता था, क्या क्या चीज़ उसे फॉलो करनी पड़ती थी, और उसके बाद जब हमारा ये रिफॉर्म आया, जब लिबरलाइजेशन हुआ, तब क्या प्रभाव पड़ा इस पर। ठीक है, तो पहले तो इंडस्ट्रियल हमारा कैसा था? इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अंडर विच every entrepreneur had to get permission from government officials to start a firm, close a firm or decide the amount of goods that could be produced. ठीक है,
तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, लाइसेंस की। जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर हैं सबको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी गवर्नमेंट ऑफिशियल से। अब चाहे उनको अपने फर्म को क्लोज करना हो, स्टार्ट करना हो, अमाउंट ऑफ गुड्स कितने प्रोड्यूस करने हैं कितने नहीं, उन्हें इंडस्ट्रीज लगानी है बंद करनी है, सबके लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन 1991 में जब रिफॉर्म आया, लिबरलाइजेशन आया, तब इसे क्या कर दिया गया, अबोलिश्ड कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद है प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट अलाउड इन मेनी इंडस्ट्रीज। बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे थे, ठीक है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर अलाउड नहीं था। जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, एटॉमिक लिखा गया यहाँ पे, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, ये सब क्या था, रिजर्व था, ये पब्लिक सेक्टर था, इसको गवर्नमेंट ही हैंडल करती थी और आज भी इसे गवर्नमेंट ही हैंडल करती है। ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर इसमें अलाउड नहीं था और आज भी नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर थे, तो इनको छोड़ करके, ठीक है, इनको छोड़ करके जो भी और जो हमारे इंडस्ट्रीज थे जिसमें प्राइवेट सेक्टर अलाउड नहीं था उसको अलाउ किया गया। ठीक है। ये रिजर्व हो गए, इनको छोड़ करके इनको हटा दिया गया अलग। बाकी के जो इंडस्ट्रीज जिसमें प्राइवेट सेक्टर को पहले अलाउ नहीं किया जाता था उसके बाद क्या किया गया, 1991 में लिबरलाइजेशन के टाइम में अलाउ कर दिया गया। क्लियर हो गया सबका। थर्ड क्या हमारा, सम गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कुछ तो ऐसे गुड्स थे, ठीक है, मतलब ये पाबंदी थी ना कि कुछ गुड्स ऐसे होंगे जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही बनाए जाएंगे, ताकि जो हमारा जो एरिया है, हमारा स्मॉल एरिया, रूरल एरिया, जहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाई जा रही थी उसको बेनिफिट हो। ठीक है। नहीं तो बड़ी बड़ी कंपनियां अगर वो गुड्स प्रोड्यूस करती तो लोग उसे सस्ते में खरीद लेते, तो ये इंडस्ट्रीज हमारी डेवलप नहीं हो पाती। तो इस पर क्या था, ये रिजर्व था कि कुछ गुड्स सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस करेगी, तो इसको डी रिजर्व किया गया। ठीक है। मतलब अब गुड्स कोई भी प्रोड्यूस कर सकता था। ठीक है। अब प्राइस फिक्सेशन पे भी कंट्रोल लगा के रखा था गवर्नमेंट ने। जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ सेलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में भी क्या था, एक कंट्रोल करके रखा हुआ था। ठीक है। तो प्राइस भी अब ये सब अलाउ कर दिया गया, मतलब कि जब लिबरलाइजेशन हुआ तब ये सब अलाउ कर दिया गया। मतलब प्राइस अपने से कोई भी जो भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज है वो खुद से प्राइस फिक्स कर सकती है, खुद से उससे मार्केट में ले जाकर के बेच सकती है, उसके अमाउंट पे भी कोई पाबंदी नहीं थी। ठीक है। ये सब कब हुआ, जब लिबरलाइजेशन हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ। दूसरा हमारा फिनेंशियल सेक्टर। ये हम एरियाज पढ़ रहे हैं, एरियाज के बारे में कि कौन कौन से एरियाज हैं जिनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। ठीक है। तो फिनेंशियल सेक्टर, इसमें क्या चेंजेस आए लिबरलाइजेशन के टाइम में, देखो इसका मेजर एम क्या था, रिड्यूस द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ फिनेंशियल सेक्टर। ओके, अभी देखो पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद इसको देखते हैं कि क्या है। फिनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज कॉमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है। तो ये हमारे क्या है, फिनेंशियल सेक्टर्स में आते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स हो गए, जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं हमारे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये सब कहाँ आते हैं, फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में। ठीक है। अभी देखो ये जो फिनेंशियल सेक्टर था वो क्या हो रहा था, हमारी जब गवर्नमेंट बनी, ठीक है, जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ तो उस टाइम में जो जवाहरलाल नेहरू के अकॉर्डिंग और बाकी सारे लोगों के अकॉर्डिंग मिलकर के बना, तो जो फिनेंशियल सेक्टर था उसको कौन रेगुलेट कर रहा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है। अब इसका काम क्या था, अमाउंट ऑफ मनी यही डिसाइड करती थी, और जो बैंक में कितने पैसे रखने हैं नहीं रखने हैं, ठीक है, वो सभी क्या करती थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करती थी। इंटरेस्ट रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, फिक्स करती थी। नेचर ऑफ लेंडिंग टू वेरियस सेक्टर्स, अगर उधार देना लेना का काम करना है वो भी कौन फिक्स करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो अब इसका मेन काम क्या था, जब रिफॉर्म आया, जब लिबरलाइजेशन आया, तो जो उसका मेन एम था फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में, वो था ये जो रोल है आरबीआई का ये सब करने का, उसको रिड्यूस करने का, उसको हटाने का। ठीक है। ये जो यहाँ पे क्या कर रही थी, यहाँ पे रेगुलेटर का काम कर रही थी, तो उसको रेगुलेटर से हटा करके फैसिलिटेटर में कन्वर्ट कर दिया गया, ये फैसिलिटी में हो गया। ठीक है। समझ में आ गया सबको, आगे देखते हैं। This led to establishment of private sector banks, Indian as well as foreign। अब देखो ऐसा हो गया, इसको रिड्यूस किया गया, तो जो हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो भी इस्टेब्लिश हुए। ठीक है। उसके अलावा इंडियन फॉरेन दोनों ही बैंक्स हमारे इंडिया में इस्टेब्लिश हुए। ठीक है। ये क्यों हुआ, हमने जब आरबीआई के जो भी हमारे रेगुलेशंस थे उसको रिड्यूस किया, उसका रोल को रिड्यूस किया तब।
Those banks which fulfill certain conditions have been given freedom to set up new branches without the approval of RBI and rationalize their existing branch networks. ठीक है, जो भी बैंक्स कुछ जो भी कंडीशंस थे, ठीक है, कुछ तो कंडीशंस रखे ही गए होंगे, ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ हटा के ऐसे ही छोड़ दिया गया, कुछ रखे गए होंगे कंडीशंस, ठीक है। तो जो भी उस कंडीशन को फॉलो करता वो अपना नया ब्रांच बिल्कुल भी फ्रीडम एकदम फ्रीली खोल सकता था बिना आरबीआई के अप्रूवल के, ठीक है। समझ में आ गया सबको। आगे हमारे पास फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स आर नॉट नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फिनेंशियल मार्केट। अब ये सारे जो हमारे थे, ठीक है, मर्चेंट बैंकर, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, ये सब अलाउड हो गए इन्वेस्ट करने के लिए। कहाँ पे? फिनेंशियल मार्केट में, इंडियन फिनेंशियल मार्केट में अब ये इन्वेस्ट कर सकते थे, पहले रेस्ट्रिक्शंस थे, ठीक है। अब आया एरिया टैक्स रिफॉर्म का, ठीक है, जिसमें कि टैक्सेशन का काम होता था, जो गवर्नमेंट थी हमारी डिसाइड करती थी कि किस तरह से टैक्स लेने हैं, किस तरह से नहीं लेने हैं, ठीक है। तो देखो इसमें टू टाइप ऑफ टैक्सेस थे, पहला तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? टैक्सेस ऑन इनकम्स ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल एज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल के इनकम पे जो टैक्स लगाए जाते हैं वो हो गया, उसके अलावा जो हमारे बिजनेस इंटरप्राइजेस हैं उसका जो प्रॉफिट हुआ उस पर जो टैक्स लगाया गया वो, तो ये क्या है? ये हमारा डायरेक्ट है, हम उनसे डायरेक्टली लेते हैं कि हाँ आपका इतना इनकम हुआ, उसके अकॉर्डिंग आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, वो डायरेक्टली हो गया, ठीक है। इनडायरेक्ट क्या होता है? टैक्सेस लेवियड ऑन कमोडिटीज। आपने देखा ना को अगर हमने 5 रुपए की बिस्किट लिए तो उसमें इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस लिखा जाता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं टैक्स, ठीक है, कोई भी टैक्स हम उसको डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं, वो सब ऐड करके हमें कमोडिटी में ही दे देना पड़ता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द इट्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड कमोडिटीज, ठीक है। जो भी हमारे गुड्स एंड कमोडिटीज़ होते हैं उसमें ये सब दिया रहता है। उसके बाद हमारा कॉरपोरेशन टैक्स बहुत ज़्यादा हाई था पहले, लेकिन उसको रिड्यूस किया गया, ठीक है। जो डायरेक्ट टैक्स था उसमें भी कमी किया गया, उसको भी रिडक्शन किया गया उसमें भी, ठीक है। 2016 में देखो क्या होता है। अभी देखो जो इनडायरेक्ट टैक्स थे हमारे, ठीक है, उनको भी क्या किया गया? ज़्यादा किया गया। मतलब इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड कमोडिटीज़, in 2016, the Indian Parliament passed a law, Goods and Services Tax Act 2016, to simplify and introduce a unified indirect tax system in India. 2016 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक पास किया लॉ, ठीक है, जिसमें क्या था? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2016, जिसका नाम था, क्यों किया पास? टू सिंप्लीफाई एंड इंट्रोड्यूस अ यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इन इंडिया। एक सिंप्लीफाई किया इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, मतलब कि जो भी चीज़ें होती हैं उन पे इनडायरेक्टली टैक्स लगाए जाते हैं। लाइक हमें नहीं, मतलब कोई अगर पढ़ा लिखा इंसान नहीं है तो उसे अगर वो बिस्किट खरीदता है तो उस पर टैक्स लिखा हुआ रहता है, ठीक है, लेकिन उसे थोड़ा, उसे बस पता है कि हाँ ये 5 रुपये की बिस्किट है, ये मुझे मिल गई, उसको नहीं पता कि उसने टैक्स भी दिया है, ये इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस है, ठीक है। तो वैसे मतलब बहुत सारे कमोडिटीज़ पे टैक्स लगाने के लिए 2016 में ये लॉ पास किया गया, ठीक है। और ये इफेक्ट में कब आया? कब से ये शुरुआत हुई? 2017 में, टू क्रिएट वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट। क्लियर हो गया सबका? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज के लिए अब इसमें क्या है? द रूपी वॉज डिवैल्यूड अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज, लेड टू एन इंक्रीज इन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पे जो रूपी था वो डिवैल्यू था, ठीक है, अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इन द एक्सटर्नल सेक्टर, जो एक्सटर्नल सेक्टर है, बाहरी सेक्टर है, ठीक है, क्योंकि फॉरेन मतलब बाहर से एक्सचेंज हो रहा है ना, हमारे पैसे बाहर से एक्सचेंज हो रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था एक्सटर्नल सेक्टर में, ठीक है। द रूपी वॉज डिवैल्यूड अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज, लेड टू एन इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज था उसमें भी इंक्रीज हुआ इसकी वजह से, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म की वजह से। और जो हमारा रूपी था वो भी डिवैल्यू हुआ अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज, ओके। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, इसमें क्या है? लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट regime was initiated to increase international competitiveness of industrial production and also foreign investment and technology into economy, ठीक है। जो लिबरलाइजेशन हुआ ट्रेड का, ओके, एंड इन्वेस्टमेंट regime का,
was initiated to increase international competitiveness of industrial production and also foreign investment and technology into economy। देखो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कि अगर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में जो हमारा रिफॉर्म आया, जब उसमें जो है मतलब हाँ रिफॉर्म आया, ठीक है, वो रिफॉर्म आया, लिबरलाइजेशन आया, तो क्यों क्यों हुआ ऐसा? ताकि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो कंपटीशन है उसमें हम भाग ले सके, वो जो है इंक्रीज हो सके, बढ़ सके, ठीक है। ऐसे तो हम अपने ही पास, ठीक है, अपने ही कुछ बना रहे हैं और अपने ही डोमेस्टिक बस हमारा मार्केट था, ठीक है, तो उसमें हम उतना ध्यान नहीं देते थे, या फिर पब्लिक जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी वो भी उतना ध्यान नहीं देती थी। लेकिन जो प्राइवेट मार्केट बने, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ बनी, प्राइवेट सेक्टर में लोगों ने मतलब ध्यान दिया इस चीज़ पे, ठीक है। वो कोई भी कमोडिटी बनाते थे तो इतनी अच्छी बनाते थे कि जो मार्केट में जो कंपटीशन है बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ, उसमें उनके प्रोडक्ट्स को खरीदा जाए, ठीक है। इसलिए ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म लाया गया। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ रिमूव्ड, इसमें क्या हुआ, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ जो लगाए जाते थे पहले वो रिमूव किया गया, ठीक है। ऑल्सो टू प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और किस लिए ये किया गया, तो जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनको अडॉप्ट करने के लिए भी ये रिफॉर्म लाया गया था, ठीक है। द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स एम्ड एट, अब इसका एम क्या था, डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स, रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट्स, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स ऑफ इम्पोर्ट्स, ठीक है। जो क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शंस था हमारा, उसको रिमूव करने के लिए जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगाए जाते थे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस कि हाँ हमारे देश में इतना ही आएगा, इतना ही जाएगा यहाँ से, उस तरह का, ठीक है। तो ये अप्रैल 2001 से रिमूव किया गया था। उसके बाद जो टैरिफ रेट्स थे जो बहुत ज़्यादा लगाए जाते थे वो भी रिड्यूस किए गए। उसके अलावा जो लाइसेंस प्रोसीजर है इम्पोर्ट्स पे जो लगाए जाते थे उसको भी रिमूव किए गए, ठीक है। तो ये मेन एम था इस रिफॉर्म का, इन सबको रिमूव करना, ठीक है, रिड्यूस करना। उसके बाद है इम्पोर्ट लाइसेंसिंग, abolished except in case of hazardous and environmentally sensitive industries, ठीक है। ये abolish किए गए, लेकिन उसके अलावा जो hazardous और environmentally sensitive industries हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान हो सकता है, उनके मामले में इस लाइसेंस को रखा गया है, ठीक है। आगे हमारे पास है प्राइवेटाइजेशन। भाई प्राइवेटाइजेशन में समझ में आ रहा है कि इंडस्ट्रीज़ को क्या करा गया है, प्राइवेट करा गया है, ठीक है। और इस चीज़ को ही हम पढ़ते आ रहे हैं। गवर्नमेंट कंपनीज आर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी इन 2 वेज। तो यहाँ पे डायरेक्टली पढ़ लेंगे कि कितने वेज में इसे कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। तो 2 वेज हैं यहाँ पे, आप याद कर लेना। पहला तो है बाय विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। पब्लिक सेक्टर कंपनी की मालिक कौन होती थी, गवर्नमेंट होती थी, ठीक है। तो ये क्या कर गई, विड्रॉल कर गई, मतलब वहाँ से निकल गई, उसके जो मैनेजमेंट है, ऑनरशिप है, वहाँ से निकल गई कि मैं अब ऑनर नहीं हूँ, वो पब्लिक, अब प्राइवेट सेक्टर उसको हैंडल करेगी, ठीक है। बाय आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। उसके अलावा क्या है, ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज को उसने क्या किया, जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स थे जो बड़े बड़े थे उनको बेच दिया, ठीक है। तो इस तरह से वो पहले तो एक जगह से तो खुद ही निकल गया और एक को क्या करा, बेच दिया। तो ये 2 तरह से क्या किया गया, गवर्नमेंट ने अपनी जो हम उनकी कंपनीज थी उसको प्राइवेट कंपनीज में कन्वर्ट करा, ठीक है। उसके अलावा है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट हमें आगे पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेंगे हम, इसको याद रखना है। ग्लोबलाइजेशन, इसको हमें आगे पढ़ना है, मुझे याद है मैंने लिखा हुआ भी है, ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अब ग्लोबलाइजेशन इज जनरली अंडरस्टूड टू मीन इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी का इंटीग्रेशन पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ हो रहा है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का यही मतलब होता है कि हमारी जो भी चीज़ें हमारी कंट्री में है उसको ग्लोबल स्तर पे ले जाना, पूरे वर्ल्ड में ले जाना, ठीक है। आउटसोर्सिंग क्या होता है, अ कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज विच वॉज प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली और फ्रॉम विद इन द कंट्री, लाइक लीगल एडवाइस, कंप्यूटर सर्विस, एडवर्टाइजमेंट, सिक्योरिटी, कॉल सेंटर्स वगैरह, ठीक है। तो ये सारे जो सर्विसेज हमारे एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि हमने कोई भी कंपनी खड़ी कर रखी है, हम उसमें कोई किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो बिस्किट वगैरह सारी चीज़ का होता है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो अगर हमें एडवर्टाइजमेंट करना नहीं आता है या फिर हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम खुद एडवर्टाइज़ कर सके, तो हम क्या करते हैं, दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को या फिर दूसरे जो भी होते हैं, ठीक है, जो दूसरे लोग होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं, हम उनको हायर करते हैं, ठीक है। तो हम किसी भी चीज़ में उन्हें हायर कर सकते हैं, ठीक है। तो वही होता है आउटसोर्सिंग, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, कोई भी कंपनी एक रेगुलर सर्विस किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से हायर करती है, उसे हम कहते हैं आउटसोर्सिंग। समझ में आ गया। The low wage rates, availability of skilled manpower in India have made it a destination for global outsourcing in post
रिफॉर्म पीरियड। अब देखो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ के जो लोग होते हैं उनको लो वेजेस में वो काम कर लेते हैं, यहाँ पे लोग भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, स्किल्ड मैन पावर है इंडिया में। तो इसने क्या करा है, पूरे ग्लोबल आउटसोर्सिंग में एक डेस्टिनेशन बनाया है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये जो आउटसोर्सिंग का काम है वो इजिली अवेलेबल होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो लोग होते हैं वो कॉल सेंटर्स वगैरह में क्या करते हैं, तो ये सब ये जो क्या करते हैं, नहीं काम करते हैं, ठीक है। तो जो कॉल सेंटर्स वगैरह में काम करना होता है ये भी कहाँ आता है, ये भी आता है हमारे, कहाँ आता है, ये भी आता है हमारे आउटसोर्सिंग में, ठीक है। आज थोड़ी बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं कैसे, तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इसको। उसके बाद है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। 1995 में ये इस्टेब्लिश हुआ था एज अ सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, GATT इसका सक्सेसर है, मतलब ये इसके पिताजी थे, ठीक है। तो इनका सक्सेसर कौन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और गैट कब हुआ था इस्टेब्लिश, 1948 में 23 कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। अब इसका काम क्या था, टू एडमिनिस्टर ऑल मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द कंट्री इन द इंटरनेशनल मार्केट फॉर ट्रेडिंग पर्पस। अब ट्रेडिंग पर्पस के लिए पूरी कंट्रीज़ को, जितने भी कंट्रीज शामिल हैं, ठीक है, उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने का काम था इसका, ठीक है, किसका, गैट का, ओके। उसके अलावा हमारे पास है इट्स पर्पस इज ऑल्सो टू इनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ठीक है। इसका और पर्पस क्या था, अपने प्रोडक्शन को लार्ज करना, जो सर्विसेज हैं उसके ट्रेड को लार्ज करना, और जो भी हमारे पास सर्विसेज हैं प्रोडक्शन है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना, ठीक है, और हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ये भी कहाँ था, गैट के पर्पस में था। India has kept its commitments towards liberalization of trade made in the WTO by removing quantitative restrictions on imports and reducing tariff rates, ठीक है। यहाँ पे कमिटमेंट था, ठीक है, WTO में जो कमिटमेंट था उसमें इंडिया ने बखूबी ये कमिटमेंट निभाया है, ठीक है। इसने क्या करा, इसमें था कि हमें क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन को रिमूव करना है, जो इंपोर्ट पे लग रहे हैं, जो टैरिफ रेट्स हैं उसको रिड्यूस करना है, उसको भी घटाना है, वो सारी कंट्री के लिए था, तो इंडिया ने इसको किया है, ठीक है। आगे हमारे पास है इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स एंड असेसमेंट। अब देखो इंडियन इकोनॉमी किस तरह से चली रिफॉर्म के टाइम में, मतलब हमें नुकसान हुआ, हमें बेनिफिट हुआ, किस तरह से हुआ, क्या हुआ, वो हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। The reform process has completed 3 decades since its introduction। 3 decades कंप्लीट करे इसने इसके इंट्रोडक्शन टाइम से। देखो जो ग्रोथ हुआ GDP में वो देखो कितना हुआ, 1980 और 91 की बात हो रही है, 5.6% था, और 2007 और 12 में कितना था, 8.2%, मतलब ये ग्रोथ तो हुआ है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1990 और 1991 के बीच में $6 बिलियन थी, और 2011-12 में $300 बिलियन पहुंच गई, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है, तो ये हम बेनिफिट बोल सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट में किस तरह से हमें नुकसान और बेनिफिट हुआ वो देखो, तो द GDP ग्रोथ रेट हैज़ इंक्रीज्ड। हमने देख लिया कि ये GDP ग्रोथ हमारा इंक्रीज हुआ है रिफॉर्म पीरियड में, बट स्कॉलर पॉइंट्स आउट दैट द रिफॉर्म लेड ग्रोथ हैज़ नॉट जनरेटेड सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द कंट्री। लेकिन ये जो GDP ग्रोथ हुआ है वो सिर्फ GDP ही ग्रोथ हुआ है, हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हुई है इस ग्रोथ की वजह से, ठीक है। तो ये क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए बेनिफिट वाला नहीं हुआ, ठीक है, मतलब एम्प्लॉयमेंट के मामले में एम्प्लॉयमेंट जनरेट सफिशिएंट नहीं हो पाई। उसके अलावा है रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो रिफॉर्म आया उससे मतलब किस तरह से हमें बेनिफिट हुआ और नुकसान हुआ, तो हैव नॉट बीन एबल टू बेनिफिट एग्रीकल्चर, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अब देखो कैसे होगा भाई, बस सिंपल सी बात है, कैसे होगा, क्योंकि जो लोग थे वो मॉडर्नाइजेशन हो रहा था ना, वर्ल्ड का मॉडर्नाइजेशन हो रहा था हमारे इंडिया का, तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, तो लोग उसमें शामिल हो रहे थे इंडस्ट्रियल सेक्टर से, और इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी ज़्यादा सर्विस सेक्टर में पहुंच गए थे, ठीक है। तो बेनिफिट एग्रीकल्चर को नहीं हुआ, वेयर ग्रोथ रेट हैज़ बिन डिसेलरेटिंग, जो भी ग्रोथ हुए थे पहले वो भी डिसेलरेट कर रहे थे, कम हो रहे थे। सिंस 1991 इंफ्रास्ट्रक्चर विच प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज़ फॉलन। जो भी ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर काम आए थे, जैसे हमने नई नई मशीन्स लाई थी, हमारे नए नए सीड्स थे, पोन्स वगैरह बनाए गए थे पटवन के लिए, ठीक है, वो सब भी क्या हो गए, कम हो गए, वो सब भी गिर गए, ठीक है। उसने भी यहाँ पे साथ नहीं दिया, उसमें भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ इस टाइम में।
रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी, हमने पढ़ा था कि सब्सिडी मिलती थी, ठीक है, फर्टिलाइजर सब्सिडी स्मॉल फार्मर्स को, लेकिन वो भी क्या हुआ, इस टाइम में हटा दिया गया। काफ़ी सारी चीज़ें रिमूव हुई थी, रिड्यूस हुई थी, तो इसको भी हटाया गया, जिससे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा, ठीक है। रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ थी उसको भी रिड्यूस किया गया। लो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड लिफ्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे उन पे अब क्या हो गया, मतलब एक लो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आ गया। मतलब एक तो होता है सपोर्ट प्राइस जो कि एकदम अच्छा होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा अच्छा हो जाता है, मतलब लोगों को थोड़ा बेनिफिट होता है, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट नहीं हुआ, ठीक है। रिफॉर्म इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में क्या हुआ, एग्रीकल्चर में तो देख लिया हमने कि बिल्कुल भी बेनिफिट हमें नहीं हुआ है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी स्लो डाउन पड़ गया, इधर ये भी रिकॉर्ड किया गया कि स्लो डाउन था, इसमें भी उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई इसमें भी ग्रोथ नहीं हुआ। डिक्रीजिंग डिमांड, क्यों हुआ ऐसा, डिक्रीज कर रहा था डिमांड, क्यों, क्योंकि बाहर से चीज़ें आने लगी थी, हमने टैरिफ हटा दिया था, हमने कोटा हटा दिया था, ठीक है। तो ये सब हटाने के बाद हमारे कंट्री में जो चीज़ें आ रही थी वो चीपर, देखो बात ऐसी हुई ना कि पहले तो हमारी कंट्री में ब्रिटेन से चीज़ें आती थी, सस्ती मिल जाती थी, तो लोगों ने हमारी ही कंट्री की जो चीज़ें थी उसको जो है मतलब बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था, मतलब उसको खरीदना ही बंद कर दिया था, हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि उसको खरीदना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें सस्ते में चीज़ें मिल जाती थी। तो बिल्कुल वैसा ही फिर से हो गया, जब हमारी कंट्री ने ये सारी चीज़ें हटा दी, अपनी इकोनॉमी को ओपन करा, तो दूसरे कंट्रीज़ यहाँ पे आने लगे, उनकी मार्केट यहाँ पे ओपन होने लगी, तो सारी चीज़ें हमें जो है चीप रेट में मिल जाती थी, तो इसलिए इंडस्ट्रीज़ भी क्या हुआ, स्लो डाउन पड़ गया, उसका भी ग्रोथ नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ है, हमने पढ़ा कि इंडिया ने क्या करा था, अपने जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे, क्योटाज और जो भी टैरिफ्स थे वो सारे हटा दिए थे, लेकिन यूएसए ने नहीं हटाया है, हैज़ नॉट रिमूव देयर क्योटा रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट ऑफ टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना से जो भी टेक्सटाइल्स इंपोर्ट करता है उस पर इसने क्योटाज और जो टैरिफ्स होते हैं उसे रिमूव नहीं करा है, ठीक है। तो हमने इंडस्ट्री का भी देख लिया कि इसमें भी डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हुआ है। उसके अलावा है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। देखो डिसइन्वेस्टमेंट, मैंने बोला था ना कि डिसइन्वेस्टमेंट हमें पढ़ना है। इसमें होता क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो डिसइन्वेस्ट करना शुरू कर देती है, पहले तो इन्वेस्ट कर रही थी और अब क्या कर रही है, डिसइन्वेस्ट कर रही है। एवरी ईयर गवर्नमेंट फिक्सेस अ टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSEs, ठीक है। तो जो हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं, इकोनॉमी ऑफ प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमीज, उसमें इसने डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। तो 1991 और 1992 में कितना था, 2500 करोड़ का, और 2017-18 में कितना था, टारगेट कितना था, 1 लाख करोड़ का, लेकिन इससे ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है, ठीक है। इससे ज़्यादा, दोनों ही में इससे ज़्यादा हो गया था, जितना फिक्स किया गया टारगेट उससे भी ज़्यादा। उसके अलावा हमारे पास रिफॉर्म्स एंड फिजिकल पॉलिसीज़। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि मतलब इतने रुपए की चीज़ें को बेच देना, हम बोल सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। रिफॉर्म्स एंड फिजिकल पॉलिसीज़, इसमें क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर प्लेस्ड लिमिट्स ऑन ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर स्पेशली इन सोशल सेक्टर। सोशल सेक्टर्स में एक लिमिट में ग्रोथ हुआ है, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हिसाब से देखें तो। इट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर एक्सपेंडिचर, जो भी हमारे थे वेलफेयर एक्सपेंडिचर्स वगैरह सब पे इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। मतलब बेसिकली हम देखें तो इस कॉन्क्लूज़न पे पहुंच सकते हैं कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ है, यहाँ पे जो है निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन थ्रू लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज हैज़ प्रोड्यूस पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव रिजल्ट बोथ फॉर इंडिया एंड अदर कंट्रीज। सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही कि यहाँ पे एग्रीकल्चर पे इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे इफेक्ट पड़ गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था, सारे कंट्रीज़ में ऐसा हुआ, ठीक है, क्योंकि सारे कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उस टाइम में चल रही थी, जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे वो हटाए जा रहे थे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, और कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।